142वीं रात। जब 142वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बखत बादशाह, बुढ़िया ने आकर कान माकान को खबर दी कि तेरी चचीरी बहन तुझे सलाम कहती है और वो आज आधी रात को तेरे पास आएगी। इस पर वो मारे खुशी के फूल गया और कजी फिकान के आने का इंतजार करने लगा। अभी आधी रात भी होने पाई थी कि वो सियाह रेशमी चादर ओढ़े आ पहुंची और उसके पास जाकर उसे जगाया और कहने लगी कि तो किस तरह दावा करता है कि तुझे मुझसे इश्क है, हालांकि तो इत्मीनान से सो रहा है। इस पर वो चौंक पड़ा और कहने लगा कि ए मेरे दिल की तमन्ना, मेरे सोने की वजह महज ये थी कि मुझे उम्मीद थी कि ख्वाब में तेरी तस्वीर नजर आएगी। इसके बाद वो प्यार से उसे लानत मलामत करने लगी और वो शर्म के मारे उठ खड़ा हुआ और इससे माजरत करने लगा और दोनों एक दूसरे के सीने से लपट गए और जुदाई और शिकवे शिकायत करने लगे। ये हालत इस वक्त तक रही जबकि सुबह की रोशनी निकली और फैल गई और कजी फिकान ने जाने का इरादा किया, मगर कान माकान रोने लगा और इसकी हिचकी बंध गई। अब कजी फिकान इससे रुखसत होकर चल दी और अपने सरा पर्दे में पहुंच गई, मगर एक कनीज को इस भेद का पता चल गया और उसने जाकर बादशाह सासान को खबर कर दी। बादशाह इसके पास गया और उसके हुजरे में दाखिल हुआ और तलवार खींचकर वो चाहता था कि उसे कत्ल कर दे के इतने में उसकी माँ नुज़हत उज़्ज़मा पहुंच गई और इससे कहने लगी कि खुदा के लिए इसे ऐज़ा मत पहुंचा। अगर तूने उसे कोई ऐज़ा पहुंचाई तो ये खबर लोगों में मशहूर हो जाएगी और बादशाहों के आगे तेरी करकरी हो जाएगी। तुझे मालूम होना चाहिए कि कान माकान हराम की औलाद नहीं है और दोनों की तरबियत एक साथ हुई है और वो इज्जत आबरू वाला आदमी है और उसने कोई बेजा हरकत नहीं की। जरा सब्र से काम ले और इतनी जल्दबाजी मत कर, क्योंकि महल और शहर में ये खबर फैल चुकी है कि वजीर दंदान मुख्तलिफ मुल्कों से लश्कर जुमा करके चढ़ाई कर रहा है ताकि कान माकान को बादशाह बनाए। इसने कहा कि खुदा की कसम, मैं उसे सख्त अजाब में मुब्तला करूंगा और वो भी ऐसी जगह जहां ना जमीन उसे बचा सके और ना आसमान इस पर साया कर सके। मैंने जो इस पर एहसान किया है और उसे खुश कर दिया है वो महज अपने मुल्क व दौलत वालों की खातिर किया है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो उसके तरफदार हो जाएं। तो अनकरीब देख लेगी कि मैं उसकी किया दुर्गत बनाता हूँ। ये कहकर वो चला गया और हुकूमत के कारोबार में लग गया। ये तो बादशाह सासान का हाल हुआ। अब कान माकान का माजरा सुनिए। दूसरे दिन उसने अपनी माँ के पास जाकर कहा कि मेरा इरादा है कि मैं जाकर लौट मार करूं और डाके डालों और घोड़े और मवेशी और लौंडी गुलाम लौट कर जुमा करूं, और जब मैं अमीर हो जाऊं और मेरी हालत सुधर जाए तो मैं अपनी चचीरी बहन कजी फिकान के पास शादी का पैगाम भेजूं और अपने चचा बादशाह सासान से निकाह की इजाजत मांगूं। माँ ने कहा कि बेटा, लोगों का माल मुफ्त में नहीं हाथ लग जाता, क्योंकि उनकी मदद शमशीर जनी और नेजाबाजी से होती है और ऐसे जवां मर्दों से जो दरिंदों को खा डालते और मुल्कों को तबाह कर डालते और शहरों और चीतों का शिकार करते हैं। कान माकान ने कहा कि मैं अपने इरादे से नहीं हिल सकता जब तक कि मेरी मुराद ना बराए। ये कहकर उसने बुढ़िया को कजी फिकान के पास भेजा और ये कहलाया कि मैं अब तेरी शान के काबिल मेहर की तलाश में जाता हूँ, और बुढ़िया से कहा कि तो जरूर इसका जवाब लेकर आइयो। इसने कहा कि बसर वो चश्म और जाकर जवाब ले आई और कहने लगी कि वो आधी रात के वक्त तेरे पास आएगी। ये सुनकर वो आधी रात तक जागता रहा और बेचैन था, यहाँ तक कि इसको खबर भी ना हुई और वो आ पहुंची और कहने लगी कि तेरे जागने पर मेरी जान कुर्बान। वो घबरा कर खड़ा हुआ और कहने लगा कि ए मेरे दिल की तमन्ना, तेरी तमाम बुलाएं मेरी जान पर। इसके बाद उसने अपना इरादा बयान किया और वो रोने लगी। इसने बताया कि मेरी चचीरी बहन, रो मत, जिस शख्स ने हमें फिराक में मुब्तला किया है वही हमें मिलाएगा भी। इसके बाद कान माकान ने सफर का तहैया कर लिया और माँ के पास से रुखसत हुआ और महल से निकलकर अपनी कमर से तलवार लगाई और अमामा बांधा और नकाब डाली और अपने घोड़े कातूल पर सवार होकर शहर में से गुजरा। वो 14वीं रात के चांद का सा था और बगदाद के दरवाजे पर पहुंचा और क्या देखता है कि उसके साथ सबा बिन रता भी शहर से बाहर जा रहा है। जब सबा ने उसे देखा तो घोड़े को एरा लगाकर इसके पास पहुंचा, सलाम किया। शहजादे ने सलाम का जवाब दिया
और सबा ने कहा कि ए मेरे भाई, ये घोड़ा तुझे कहाँ से हाथ लगा, और ये तलवार और कपड़े? मेरे पास अभी तक मेरी तलवार और ढाल के अलावा कुछ भी नहीं है। कान माकान ने कहा कि हर सयाद को अपनी नियत के मुताबिक शिकार मिलता है। तुझसे रुखसत होने के बाद एक पे हर बात मुझे ये लाजवाब चीज हाथ लगी। क्या तो चाहता है कि नेक नियति के साथ मेरे साथ आए और मेरे साथ इस जंगल का सफर करे? इसने जवाब दिया कि कबे के रब की कसम, अबे मेरे लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि तुझे अपना आका कहकर पुकारो। ये कहकर उसने तलवार कांधे पर रखी और खर्जी दोनों पट्टों के बीच में और घोड़े के आगे आगे चलने लगा और कान माकान इसके पीछे पीछे था। इस तरह से वो 4 दिन तक जंगल में ऊंची पहाड़ी पर पहुँचे, जिसके नीचे सब्जाजार और तालाब थे, और वहाँ ऊंट और गायें और बैल और भेड़ें और घोड़े चर रहे थे, और सारी ऊंची नीची जगहें उनसे भरी हुई थीं, और उनके बच्चे चरागाह के इर्द गिर्द उछल कूद रहे थे। जब कान माकान ने ये देखा तो वो खुश हो गया और इस बात पर टल गया कि हमला करके ऊँटों और औनतनियों वगैरह पर कब्जा कर ले। इसने सबा से कहा कि चल इन जानवरों को लौट लाएं, क्योंकि उनके मालिक उनको अकेला छोड़ गए हैं। अगर दूर नजदीक कोई भी होगा तो हम इससे जंग करेंगे और कुछ ना कुछ माल जरूर हमारे हाथ लग जाएगा। सबा ने कहा कि ए मेरे आका, उनके मालकों की तादाद बहुत बड़ी है और उनमें प्यादे और सवार बहुत बहादुर लोग हैं। अगर हम अपने आप को खतरे में डालेंगे तो हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और हम में से एक भी सही सलामत बचकर अपनी चचेरी बहन के पास न जा सकेगा। इस पर कान माकान हंस पड़ा और उसे मालूम हो गया कि वो बड़ा डरपोक आदमी है और खुद शोर मचाता और अशार गाता है। लूटने की खातिर पहाड़ी पर से उतरा और औनतनियों पर ऊंट की तरह हमला आवर हवा और भेड़ों और मवेशियों और घोड़ों और ऊंटों को ले चला के इतने में गुलामों ने इस पर चमकती हुई तलवारों और लंबे भालों से हमला कर दिया। इनका सरदार एक तुर्की सवार था जो बड़ा जंगजू और शमशीर जनी और नेजाबाजी का माहिर था। इसने कान माकान पर हमला किया और कहने लगा कि तफ हो तुझ पर। अगर तुझे मालूम होता कि ये किसकी मलकियत है तो कभी ऐसी हरकत ना करता। सुन, ये माल रूमी बहादुरों का है जो बहरी सूरमा है और चौकस कौम में से है और जो सब के सब खूनखार लड़ने वाले हैं। उनकी तादाद 100 बहादुर है जो किसी बादशाह की रियाया नहीं। उनका एक घोड़ा चोरी हो गया है और इन्होंने कसम खाई है कि बगैर उसके लिए वो यहाँ से नहीं हटेंगे। जब कान माकान ने ये कलाम सुना तो वो बुलंद आवाज से कहने लगा कि ए मरदूदू, यही घोड़ा है जिसका तुम जिक्र करते हो और जिसकी तलाश तुम्हें है और जिसकी वजह से तुमको मुझसे लड़ना पड़ेगा। तुम सब के सब मेरे मुकाबले में आओ और जो कर सकते हो करो। ये कहकर उसने कांतों के दोनों कानों के बीच में सीटी दी और वो मसलभूत के उनके ऊपर टूट पड़ा। और कान माकान ने इस सवार पर झुककर नेज़े और तेरे से हमला किया और उसे कत्ल कर दिया, और इसके बाद दूसरे पर बढ़ा और फिर तीसरे पर और फिर चौथे पर, इस तरह इन सब का खात्मा कर दिया। ये देखकर सारे गुलाम इससे डर गए और उसने चिल्ला कर कहा कि ए हरामजादू, ऊँटों और घोड़ों को लेकर भागो, वरना मैं अपने भाले को तुम्हारे खून से रंग दूंगा। ये सुनकर वो ऊँटों को लेकर भागे। अब सबा नीचे उतरा और मारे खुशी के चिल्लाने लगा। इतने में एक गुबार उठा और चारों तरफ अंधेरा छा गया और इसमें से 100 सवार निकले जो शेर की तरह तैवरियां चढ़ाए हुए थे। ये देखकर सबा भागा और वादी छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया और लड़ाई का तमाशा देखने, और ये कहने लगा कि मैं तो महज हंसी मजाक का शहसवार हूँ। अब इन 100 सवारों ने चारों तरफ से आकर कान माकान को घेर लिया और इनमें से एक सवार ने आगे बढ़कर कहा कि ये ऊँट कहाँ लिए जाता है। इसने जवाब दिया कि मैंने उन पर कब्जा कर लिया है और उनके लिए जाता हूँ और तुझे उनसे महरूम कर रहा हूँ। अब तेरे लिए सिवाय जंग के चारा नहीं। तुझे मालूम होना चाहिए कि जो शख्स तेरे सामने है वो खतरनाक शेर और बहादुर भेड़िया और ऐसी तलवार है जो हर तरफ से काटती है। जब इस सवार ने उसकी बातें सुनी तो वो उसकी तरफ देखने लगा और देखा कि वो बहादुर शेर की तरह है, लेकिन इसका चेहरा 14वीं रात के चांद का सा है और इसकी पेशानी से शुजात टपक रही है। यही सवार उन 100 सवारों एक सरदार था और उसका नाम करदाश था।
जब उसने कान माकान को देखा के बावजूद इंतहाई दर्जे के शहसवार होने के वो निहायत हसीन भी है और इसका नाक नक्शा इसकी मशूका की तरह है जिसका नाम फातन है और जो हसीन तरीन औरतों में शुमार की जाती है और जिसे खुदा ने हुस्न व जमाल और खुशखुई और तमाम कस्म के कमाल अता किए हैं जिनकी तारीफ जबान से नहीं हो सकती और जिन पर इंसान लौट जाता है। सारे कबीले के सूरमा इसके दबदबे से खौफ थे और आसपास के तमाम बहादुर लोगों पर इसकी हैबत छाई हुई थी। इसने कसम खाई थी कि वो अपने आप को निकाह में किसी के सुपरिद ना करेगी जब तक कि वो उसे लड़ाई में जेर ना कर ले। करदाश का भी शुमार इसके चाहने वालों में था। उसने अपने बाप से कहा था कि जो शख्स मैदान और जंग और नेजाबाजी में मुझे जेर ना करे उसे मैं अपने पास ना फटकने दूंगी। जब करदाश को ये खबर मिली तो उसे ये किसी तरह गवारा ना हवा के वो एक लड़की से जंग करे क्योंकि लोग उसे बुरा कहेंगे। इसके एक दोस्त ने इससे कहा कि तो भी तो हुस्न व जमाल में यकता है, अगर तो इसका मुकाबला करे तो ख्वाह वो तुझसे ज्यादा ताकतवर ही क्यों ना हो, ताहम तो उसे जेर कर लेगा क्योंकि जब वो तेरा हुस्न व जमाल देखेगी तो तेरे सामने से भाग खड़ी होगी और तेरे कब्जे में आ जाएगी। औरतों को मर्दों की जरूरत होती है, ये तो तू भी जानता होगा। बावजूद इन तमाम बातों के करदाश ने इनकार कर दिया और इससे लड़ने की हामी ना भरी और ना लड़ने पर राजी हुआ। यहाँ तक कि अब कान माकान के साथ ये माजरा पेश आया और इसका ख्याल हवा के ये उसकी महबूबा फातन है। चूँकि इसके हुस्न और शुजात की वजह से उसे इससे मोहब्बत हो गई थी, इसलिए वो इससे डर गया और आगे बढ़कर इससे कहने लगा कि अफसोस है तुझ पर ए फातन, तू मुझे अपनी बहादुरी दिखाने आई है। घोड़े से उतर ताकि मैं तुझसे बातें करूं। देख मैं ऊंट चरा कर लाया हूं और मैंने दोस्तों के साथ खयानत की है और शहसवारों और सौरमाओं पर डाका डाला है, मगर ये सब कुछ तेरे हुस्न व जमाल की खातिर किया है जिसकी नजीर दुनिया में नहीं। अगर तो मेरे साथ शादी कर ले तो शहजादियां तेरी खिदमत करेंगी और तो इस खित्ते की मलका बनकर रहेगी। जब कान माकान ने ये बातें सुने तो उसके अंदर गुस्से की आग भड़कने लगी और वो चिल्ला कर बोला कि ए उजमी के फातन का जिक्र जाने दे और इसका शुबाह अपने दिल से निकाल डाल और नेजाबाजी और शमशीर जनी के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अनकरीब तो जमीन पर लूटा नजर आएगा। ये कहकर उसने घोड़े को फेरा और इस पर हमला किया और बढ़ बढ़कर हाथ मारे। जब कहरदाश ने देखा तो उसे यकीन आ गया वो कोई बहादुर सवार और शीर दिल सूरमा है, और जब उसने देखा कि वो सब्जा आगाज है, गोया सुर्ख गुलाब के अंदर मेहंदी उगी हुई है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो इसके वार से घबरा गया और अपने साथियों से कहने लगा कि तुम में से महज एक एक करके इसके ऊपर हमला आवर हो और उसे अपनी तेज तलवार और हलता हुआ नेजा दिखाए, क्योंकि बहुत लोगों का एक पर हमला करना ऐब की बात है, ख्वाह कितना ही बहादुर सवार और नुजहत सूरमा क्यों ना हो। ये सुनकर एक शेर दिल सवार ने इस पर हमला कर दिया। ये सवार एक मुश्की घोड़े की पीठ पर बैठा था जिसके खरों के ऊपर और पेशानी पर दिरहम की तरह सफेद दाग थे और जिसे देखकर अकल और आंख दोनों दंग रह जाते थे। ऐसा मालूम होता था कि गोया वो अंतर का घोड़ा बजरा है। अलगर्ज उसने आगे बढ़कर कान माकान पर हमला कर दिया और थोड़ी देर तक दोनों सिपागिरी और शमशीर जनी के गूर दिखाने लगे, जिनसे लोगों की अक्लें दंग हो गईं और आंखें चौंधी गईं। इतने में कान माकान ने आगे बढ़कर ऐसा फिर तेला वार किया कि वो पगड़ी और खुद को काटता हुआ इसके सर में उतर गया और इस तरह घोड़े पर से गिरा जैसे कि ऊंट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। इसके बाद दूसरा बढ़ा और उसने हमला किया और फिर तीसरे ने और फिर चौथे ने और फिर पांचवी ने, और सबका हश्र पहले सवार की तरह हुआ। ये देखकर दूसरे लोग बहुत घबराए और उनको गुस्सा आया और सबने मिलकर इस पर हमला कर दिया, मगर जरा देर भी ना गुजरने पाई थी कि उसने उनको अपने भाले का शिकार बना लिया। जब करदाश ने ये हालत देखी तो उसे अपनी जान के लाले पड़ गए और यकीन आ गया कि वो बड़े मजबूत दिल वाला है और बहादुरों और शहसवारों में इसका जवाब नहीं, और वो कान माकान से कहने लगा कि मैं तेरा और अपने साथियों का खून मुआफ करता हूँ, तो जितने ऊंट चाहता है लेकर चलता हो। तेरी साबित कदमी पर मैं रहम करता हूँ और जिंदगी तेरे वास्ते बेहतर है। कान माकान ने इससे कहा कि
खुदा करे कि बड़े लोगों की शराफत तुझ में रहे, मगर बातें मत बना और अपनी जान लेकर भाग, और मलामत से मत डर, और ये मत समझ के गनीमत का माल तुझे वापस मिल जाएगा। तेरे लिए यही बेहतर है कि अपनी जान बचाने का सीधा रास्ता इख्तियार कर। ये सुनकर करदाश तैश में आ गया और उसने वो तरीका इस्तेमाल किया जो उसके लिए मौत का बाइस हुआ। इसने कान माकान से कहा कि हैफ है तुझ पर, अगर तुझे ये मालूम होता कि मैं कौन हूँ तो तू लड़ाई में कभी ऐसी जसारत ना करता। सुन, मैं वो बहादुर शेर हूँ जो करदाश के नाम से मशहूर है और जो बड़े बड़े बादशाहों पर छापा मारता है और हर काफिले को लूटता है और ताजिरों के माल पर डाका डालता है। मैं इस घोड़े की तलाश में था जिस पर तो सवार है। बता के तुझे किस तरह हाथ लगा के तो उसका मालिक बन बैठा। कान माकान ने जवाब दिया कि ये घोड़ा मेरे फूफा बादशाह सासान के पास जा रहा था और एक आली खानदान बुढ़िया उसे लिए जा रही थी जिसकी खिदमत में 10 गुलाम थे। तूने इस पर छापा मारा और ये घोड़ा ले लिया। मेरे दादा उम्र बिन अलन अमान और चचा शरकान की वजह से हमारा उसके ऊपर खून बहा है। करदाश ने कहा कि तेरी माँ मरे, कौन है तेरा बाप? इसने जवाब दिया कि मैं जब अलमकान का बेटा उम्र बिन अलन अमान का पोता कान माकान हूँ। जब करदाश ने ये सुना तो कहने लगा कि हाँ, अब मुझे यकीन हो गया कि तुझ में बहादुरी और खूबसूरती क्यों उठा है। तुझे मैं अमान देता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर तेरे बाप का एहसान है। कान माकान ने जवाब दिया कि ए रजील, मेरे दिल में बिल्कुल तेरी इज्जत नहीं जब तक कि मैं तुझे मैदान में नेचा ना दिखाऊं। ये सुनकर इस बदू को तैश आ गया और दोनों एक दूसरे पर हमला आवर हुए और जंग के नारे मारने लगे, यहाँ तक कि घोड़ों ने अपने कान बंद कर लिए और दमी उठा दें। उनके हमलों से ऐसा मालूम होता था कि आसमान फटा पड़ता है। इसके बाद वो दोनों लड़ाई के 2 मेंढों की तरह लड़ने लगे और दोनों में नेजाबाजी होने लगी। करदाश ने घुमाकर इस पर नेजे से वार किया, लेकिन उसने वार खाली कर दिया और अपना नेजा इस तरह मारा कि सीने से होता हुआ पीठ से निकल आया। अब उसने घोड़ों और गनीमत के माल को इकट्ठा किया और गुलामों से कहा कि उनको तेज हानकू। ये देखकर सबा नीचे उतरा और कान माकान के पास आकर कहने लगा कि ए मशहूर शहसवार, शाबाश, मैं तेरे लिए दुआ कर रहा था और खुदा ने मेरी दुआ कबूल की। ये कहकर सबा ने करदाश का सर काट लिया। इस पर कान माकान हंस पड़ा और कहने लगा कि ए सबा, हैफ है तुझ पर, तो ये गुमान करता था कि मैदान का मर्द है। इसने कहा, इस गनीमत के माल में अपने गुलाम का हिस्सा मत भूलियो ताकि मैं अपनी चचीरी बहन नजमा से शादी कर सकूं। कान माकान ने कहा कि तुझे इसमें से जरूर हिस्सा मिलेगा, लेकिन गनीमत के माल और गुलामों के निगहबानी कीजियो। ये कहकर कान माकान अपने वतन की तरफ रवाना हो गया और दिन रात चलते चलते बगदाद पहुंचा और कुल लश्कर को इसकी खबर हुई और इन्होंने गनीमत के माल और ऊंटों को अपनी आंखों से देखा और नीस कमरदाश के सर को जो सबा के नेजे पर था। ताजिरों ने करदाश के सर को पहचाना और खुश हुए और कहने लगे कि खुदा ने अपनी मखलूक को इससे निजात दी क्योंकि वो डाकू था। इन्हें इसके मारे जाने पर तज्जुब हुआ और इन्होंने इसके कातिल को दुआएं दें। अब बगदाद वाले कान माकान के पास आए और इससे माजरा पूछा। इसने सारा माजरा बयान कर दिया। इस पर तमाम लोग इससे डरने लगे और शहसवारों और बहादुरों पर इसका रोब छा गया। अब वो अपना गनीमत का माल लेकर महल के नीचे पहुंचा और जिस नेजे पर करदाश का सर था उसे महल के दरवाजे पर जमीन में गाड़ दिया और लोगों को घोड़े और ऊंट तकसीम किए। इस पर बगदाद वालों के दिल उसकी तरफ माइल हो गए, उससे और ज्यादा मोहब्बत हो गई। इसके बाद वो सबा की तरफ मुतवज्जह हुआ और इसे एक वसी मकान में उतारा और उसे भी माल गनीमत में से माल का एक हिस्सा दिया। अब वो अपनी माँ के पास गया और इससे सारा माजरा बयान किया जो उसे सफर में पेश आया था। जब बादशाह को इसकी खबर पहुंची तो उसने खास लोगों को दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुम पर अपना एक भेद जाहिर करना चाहता हूँ और तुमसे अपने दिल की बात कहता हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कान माकान की वजह से हमें एक रोज ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसने करदाश को कत्ल किया है। हालांकि कुर्दों और तुर्कों के बहुत से कबीले इसके साथ हैं। इस वजह से
हमें तबाह हो जाने का अंदेशा है, क्योंकि हमारे लश्कर में इसके बहुत से रिश्तेदार हैं, और तुम्हें ये भी मालूम है कि वजीर दंदान ने हमारे साथ किया। इसने मेरी नेकियों और एहसानात पर पानी फेर दिया और कसम खाने के बाद मुझे धोखा दिया। मुझे ये खबर भी मिली है कि उसने कई मुल्कों से फौजें जुमा की हैं, और वो चाहता है कि कान माकान को बादशाह बनाए, क्योंकि इसके बाप दादा बादशाह रह चुके हैं। इसमें शक नहीं कि वो मुझे बला कत्ल किए ना छोड़ेगा। जब हुकूमत के खास लोगों ने उसकी बातें सुने तो वो कहने लगे कि ए बादशाह, इसकी मुजाल किया है। अगर हमें मालूम ना होता कि इसकी तरबियत तेरे पास हुई है तो हम में से एक भी इसके पास ना भटकता। तुझे मालूम होना चाहिए कि हम तेरे फरमानबरदार हैं। अगर तो चाहता है कि वो कत्ल कर दिया जाए तो हम इसको कत्ल कर देंगे, और अगर तो चाहता है कि वो शहर बदर कर दिया जाए तो हम उसे शहर बदर कर देंगे। जब बादशाह ने ये सुना तो वो कहने लगा कि इसका कत्ल करना बेहतर है, लेकिन पहले आपस में हलफ उठा लेना चाहिए। इस पर इन्होंने आपस में हलफ उठाया कि वो कान माकान को बेकत्ल किए न छोड़ेंगे। जब वजीर दंदान यहाँ आएगा और सुनेगा कि वो कत्ल हो चुका है तो उसकी कुव्वत टूट जाएगी और वो अपने इरादे से बाज आ जाएगा। जब वो लोग अहद व पैमान बांध चुके तो बादशाह ने उनकी बड़ी इज्जत की और महल में चला गया। लेकिन सरदार इससे फिर गए और प्यादों ने सवार होने और सवारों ने प्यादा होने से इनकार कर दिया, ताकि वो पहले देख ले कि क्या होता है, क्योंकि इन्होंने देखा कि लश्कर का बड़ा हिस्सा वजीर दंदान के साथ है। जब क़ज़ी फ़िकान को ये खबर मिली तो उसे बहुत रंज हुआ और उसने बुढ़िया को बुलाया जो उसके चचीरे भाई का पैगाम लाया करती थी। जब वो आई तो उसने इसके साथ कान माकान को खबर भेजी। जब वो उसके पास पहुंची और उसने सलाम किया तो वो खुश हो गया और बुढ़िया ने इससे सारा माजरा बयान किया। इसने सुनकर जवाब दिया कि मेरी चचीरी बहन को सलाम कहियो और कहियो कि जमीन का मालिक खुदा है, जिसको वो चाहता है इसको मालिक बनाता है। बुढ़िया ने उसकी चचीरी बहन के पास जाकर इसका पैगाम पहुंचाया और कहने लगी, कान माकान शहर ही में ठहरा हुआ है। अब बादशाह सासान इस बात का इंतजार करने लगा कि वो बगदाद से बाहर निकले तो वो उसे कत्ल करने के लिए किसी को पीछे रवाना करे। एक रोज ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो शिकार खेलने लगा और सबा के साथ था, क्योंकि वो रात दिन इसका साथ न छोड़ता था, और उसने 10 हिरनों का शिकार किया। मन जुमला उनके एक सरमा चश्म हरनी थी जो गर्दन मोड़ मोड़ कर दाहिने बाएं देखती जाती थी। शहजादे ने इसे आजाद कर दिया। सबा ने पूछा कि तूने उसको क्यों आजाद कर दिया? इस पर कान माकान हंसा और सबको आजाद कर दिया और सबा से कहने लगा कि जिस हरनी के बच्चे हूँ इसको छोड़ देना इंसानियत है। अगर इस हरनी के बच्चे ना होते तो वो कभी दाहिने बाएं ना देखती। इस पर सबा ने कहा कि मुझे भी आजाद कर दे ताकि मैं अपने घर चला जाऊं। शहजादा हंसने लगा और उसके कलब पर नेजा उल्टी तरफ से मारा और वो गिरकर सांप की तरह लूटने लगा। उसी असना में इन्होंने देखा कि गर्द उड़ती चली आ रही है और सवार एरा लगाए आ रहे हैं और गर्द के नीचे सवार और सूरमा हैं। इसका सबब ये था कि लोगों ने बादशाह सासान को खबर दी थी कि कान माकान सैर के लिए निकला है, और उसने एक देलमी सरदार को, जिसका नाम जामा था, बहुत कुछ इनाम देकर 20 सवारों के साथ भेजा था कि कान माकान को कत्ल कर डालें। जब ये सवार इसके पास पहुँचे तो इन्होंने हमला किया, मगर उसने उन पर हमला करके सबको कत्ल कर डाला। इतने में बादशाह सासान सवार होकर उनकी खबर के लिए पहुंचा और देखा कि वो सब कत्ल हो चुके हैं। इस पर उसे सख्त हैरानी हुई, और जब वो वापस गया तो शहर वालों ने इसे गिरफ्तार करके इसकी मशकें बांध दें। अब कान माकान सबा बदू को लेकर वहां से चल दिया। वो चले जा रहे थे कि इन्होंने देखा कि एक नौजवान शख्स अपने दरवाजे पर बैठा हुआ है, और उसने उसे सलाम किया और जवान ने सलाम का जवाब दिया और अंदर जाकर 2 प्याले ले आया। एक में तो दूध था और दूसरे में शरीर जिसमें घी तैर रहा था, और दोनों प्यालों को कान माकान के आगे रख दिया और कहने लगा कि हमारा खाना खा के हम पर एहसान कर। कान माकान ने खाने से इनकार किया। जवान ने कहा कि मर्द आदमी तो क्यों नहीं खाता है? कान माकान ने कहा कि मैंने नजर मानी है। जवान ने कहा कि क्या नजर मानी है?
इसने कहा कि बादशाह सासान ने मेरा मुल्क जबरदस्ती छीन लिया है। हालांकि मुझसे पहले मेरे बाप दादा बादशाह होते चले आए हैं। मेरे बाप के मरने के बाद वो जबरदस्ती मालिक बन बैठा है और मेरी कमसनी की वजह से मुझे चलता किया है। इस पर मैंने नजर मानी है कि जब तक मैं अपने दुश्मन से अपने दिल की भड़ास ना निकाल लूं, इस वक्त तक किसी दूसरे का खाना ना खाऊंगा। जवान ने कहा कि खुश हो के खुदा ने तेरी नजर कबूल कर ली और तेरा दुश्मन एक मकान में महबूस है। इसने जवाब दिया कि इस ऊंचे गुंबद में। अब कान माकान की नजर एक बुलंद गुंबद पर पड़ी और उसने देखा कि लोग इस गुंबद में जाते और सासान के तमाचे मारते हैं और वो मौत के घूंट पी रहा है। कान माकान उठकर इस गुंबद के पास गया और इसके अंदर देखकर वापस आया और खाने के लिए बैठ गया और जितना खाया गया खाया और बाकी को अपनी खर्जी में रख लिया और बैठा रहा। यहाँ तक कि रात हो गई और इसका जवान मेजबान सो गया। अब कान माकान इस गुंबद में गया जहाँ सासान था और देखा कि इसके आसपास कुत्ते पहरा दे रहे हैं। इनमें से एक कुत्ता उसकी तरफ लपका। इसने अपनी खर्जी में से एक टुकड़ा गोश्त का निकालकर कुत्ते के आगे फेंक दिया। इस तरह वो और कुत्तों के आगे गोश्त फेंकता हुआ गुंबद के पास पहुंचा और अंदर दाखिल हुआ और बादशाह सासान के पास पहुंचकर इसके सर पर अपना हाथ रख दिया। इसने बुलंद आवाज से पूछा कि तो कौन है? इसने जवाब दिया कि कान माकान, जिसके कत्ल की तो कोशिश कर रहा था, लेकिन खुदा ने तेरी तदबीर उल्टी कर दी। क्या तेरे लिए ये काफी ना था कि तो मेरे और मेरे बाप दादा के मुल्क पर काबिज हो गया था कि मेरी जान के भी पीछे हाथ धोकर पड़ा है। सासान झूठी कस्में खाने लगा और कहा कि मैं तेरे कत्ल की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये खबर बिल्कुल गलत है। ये सुनकर कान माकान ने इसे मुआफ कर दिया और इससे कहा कि मेरे साथ चल। इसने जवाब दिया कि मैं इतना कमजोर हूँ कि एक कदम भी नहीं चल सकता। कान माकान ने कहा कि अगर ये बात है तो हम 2 घोड़ों पर सवार होकर जंगल की राह लेंगे, और उसने ऐसा ही किया और वो और सासान सवार होकर सुबह तक चलते रहे। फिर इन्होंने फजर की नमाज पढ़ी और चल खड़े हुए और चलते चलते एक बाग में पहुँचे और वहाँ बैठकर बातें करने लगे। कान माकान ने सासान से कहा कि क्या अब भी तेरे दिल में मेरी तरफ से कोई बुराई बाकी है? सासान ने जवाब दिया कि खुदा की कसम नहीं। अब दोनों इस बात पर मुत्तफिक हुए कि बगदाद जाएं। सबा बदू ने कहा कि मैं आगे जाकर तुम्हारी खुशखबरी पहुंचाता हूं। ये कहकर वो चल दिया और उसने तमाम मर्द औरतों को खुशखबरी सुनाई और लोग ढोल और शहनाइयां लेकर इसके इस्तकबाल के लिए आए। कजी फिकान भी आई और ऐसा मालूम होता था कि गोया अंधेरी रात में चांद चमक रहा है। और कान माकान इससे मिला और रूह की कशिश रूह की तरफ हुई और बदन बदन का मुश्ताक हुआ। लोगों की जबान पर सिवाय कान माकान के और कोई जिक्र न था। शहसवार इसका लोहा मान गए थे और वो सबसे ज्यादा बहादुर है, और लोग कहते थे ये नामुमकिन है कि सिवाय कान माकान के और कोई हमारा बादशाह बने। उसे अपने बाप दादा की हुकूमत वापस मिलनी चाहिए। अब सासान नुज़हत उस जमा के पास गया और कहने लगा कि लोगों की जबान पर सिवाय कान माकान के कोई और जिक्र नहीं, और वो इसकी तरफ ऐसे औसाफ मंसूब करते हैं जिनके बयान से जबान आजिज है। मगर सुनी सुनाई बात ऐसी नहीं होती जैसी आंख देखी। मैंने इसे खुद देखा है, मगर इसमें कोई कमाल और खूबी नहीं पाता। लोग हमेशा वो बात नहीं कहते जो सुनते हैं, वो इसकी तारीफ और मोहब्बत में एक दूसरे की तकलीद करते हैं। खुदा ने लोगों की जबान पर उसकी मदह जारी कर दी है, यहाँ तक कि बगदाद वालों के दिल उसकी तरफ माइल हो गए हैं, और वजीर दंदान गद्दार और खाइन है। उसने कान माकान के लिए हर मुल्क से लश्कर जुमा किया है। दुनिया में ऐसा कौन शख्स है जो बादशाह होकर एक यतीम की फरमानबरदारी करे जिसकी कुछ हकीकत ना हो। नुज़हत उस जमा ने कहा कि आखिर तेरा मतलब क्या है? इसने जवाब दिया कि मैं उसे कत्ल करना चाहता हूँ ताकि वजीर दंदान अपने इरादे में नाकाम हो और वो मेरा महकूम और फरमानबरदार हो जाए, और सिवाय मेरी खिदमत के इसके लिए और कोई चारा ना रहे। फिर अपनों के साथ कहना, बेहतर ये है कि तू अपनी बेटी कजी फिकान की शादी इसके साथ कर दे। जब सासान ने ये सुना तो वो गुस्से में भर गया और उसके पास से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि अगर तेरे कत्ल करने में ऐब ना होता
तो मैं अभी तलवार से तेरा सर उड़ा देता और तेरी जिंदगी खत्म कर देता। उसने कहा कि तुझे गुस्सा क्यों आ गया, मैं तो तेरे साथ मजाक करती थी। ये कहकर वो उठी और सासान का सर और हाथ चूमने लगी और कहा कि ठीक वही है जो तेरी राय है, अभी हम मिलकर इसके कत्ल करने का कोई हीला निकालते हैं। जब इसने ये सुना तो खुश हो गया और कहने लगा कि जल्दी कोई हीला निकाल और मेरी तकलीफ दूर कर, क्योंकि मेरी समझ में कोई तरकीब नहीं आती। इसने कहा कि अभी एक हीले से इसकी जिंदगी का खात्मा किए देती हूँ। बादशाह ने पूछा कि वो क्यों कर। इसने जवाब दिया कि अपनी कनीज के जरिए, जिसका नाम याकून है, क्योंकि वो मुकर्रबू फरेब में उस्ताद है। ये कनीज एक बड़ी मकार बुढ़िया थी और बदजाती न करना इसके मजहब में जायज न था। उसने कान माकान और कजी फिकान दोनों को पाला था और कान माकान को इससे बहुत अनस था, हत्ता कि वो उसकी पाइनती सोया करता था। जब बादशाह सासान ने अपनी बीवी से ये बातें सुने तो वो कहने लगा कि बस यही राय ठीक है, और उसने कनीज को बुलाया और इससे सारा माजरा बयान किया और कहा कि वो कान माकान को कत्ल करने की कोशिश करे और उसके साथ बड़ी नेकियां करने का वादा किया। बुढ़िया ने कहा कि तेरा हुक्म मेरे सर आंखों पर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू मुझे जहर में बुझा हुआ खंजर दे ताकि मैं इसका जल्द काम तमाम कर दूं। सासान ने कहा कि शाबाश, और इसे एक खंजर दिया जो मौत से भी जल्द काम करता था। इस पर बुढ़िया ने बहुत से हकायतें और अशार सुने थे और उसे बहुत से लतीफ़े और किस्से याद थे। इसने खंजर लिया और ये सोचती हुई वहां से चल दी कि किस तरह उसे हलाक किया जाए, और कान माकान के पास पहुंची। वो बैठा हुआ शहजादी कजी फिकान के वादे का इंतजार कर रहा था। आज रात उसे इसकी बहुत याद आ रही थी और इसकी मोहब्बत उसके दिल में शुलाजन थी। वो उसी हालत में था कि कनीज बाकौन इसके पास पहुंची और कहने लगी कि विसाल का जमाना करीब आ गया है और जुदाई के दिन खत्म हो गए हैं। जब उसने शहजादे को ये खबर सुनाई तो उसने बुढ़िया से पूछा कि कजी फिकान का क्या हाल है। बाकौन ने कहा कि वो दिन रात तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। ये सुनकर कान माकान खड़ा हो गया और अपना दोशाला उतार कर उसे दे दिया और उससे और बहुत सी भलाइयां करने का वादा किया। बुढ़िया ने कहा कि आज रात में तेरे पास सोऊंगी और तुझे कहानियां सुनाऊंगी जो मैंने सुनी है, और मजनू आशिकों के किस्से बयान करूंगी जो मोहब्बत के मरज में गिरफ्तार हैं। कान माकान ने कहा कि ऐसी कहानी सुना जिससे मेरा दिल खुश और मेरा गम गलत हो जाए। बाकून ने कहा कि बसर वो चश्म, ये कहकर वो इसके पहलू में बैठ गई और खंजर को अपने कपड़ों में छुपा लिया। भगड़ की कहानी। बुढ़िया ने कहा कि सबसे ज्यादा नफीस कहानी जो मेरे कानों ने सुनी है ये है कि एक शख्स खूबसूरत औरतों से बहुत मोहब्बत करता है, हत्ता कि उसने अपना सारा माल उन पर खर्च कर दिया और कलानच फकीर हो गया और दुनिया से तंग आ गया और अपनी रोजी के लिए बाजारों में भीख मांगने लगा। एक दिन वो उसी तरह चिल्ला रहा था कि एक लोहे की कील इसकी उंगली में चुभ गई और इससे खून बहने लगा। इसने बैठकर खून पोंछा और उंगली पर पट्टी बांधी और कराहता हुआ उठा और एक हम्माम के पास से गुजरा और इसके अंदर दाखिल हवा और अपने कपड़े उतारे। जब वो हम्माम के अंदर था तो उसने देखा कि वो कैसा साफ सुथरा है और हौज पर बैठ गया और अपने सर पर पानी डालने लगा, यहाँ तक कि वो थक गया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी इसे इजाजत मिली थी।